ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे शुरू करते हैं। आज हम ताजमहल की बात कर रहे हैं और देखिए, इसे सिर्फ एक महान प्रेम कहानी कहना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। हम इसे डिकोड करने वाले हैं एक साम्राज्य के अल्टीमेट फ्लेक्स, यानी उसकी चरम शक्ति और हैरत अंगेज इंजीनियरिंग के नज़रिए से। चलिए देखते हैं कि आखिर इसके निर्माण के पीछे के असली रहस्य क्या है। अब इसके स्केल या पैमाने की बात करें तो आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 20,000 मजदूर, जी हां, 20,000 लोग लगातार 20 साल तक वहीं साइट पर रहे और काम किया। और अगर आज के समय में आज की महंगाई के हिसाब से कोई इसे दोबारा बनाना चाहे ना, तो लागत कम से कम $1 अरब, यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाएगी। जरा सोचिए, इतने विशाल पैमाने पर उस जमाने में काम करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसी दुनिया जो शाहजहां को भी नसीब नहीं हुई थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज ये पंक्ति कितनी रहस्यमयी लगती है ना। ये हमें बताती है कि ये स्मारक सिर्फ पत्थरों की कोई निर्जीव इमारत नहीं है, बल्कि ये परम सत्ता और ताकत के पल भर में खत्म हो जाने की कहानी भी कहता है। मतलब जिस इंसान ने अपनी सारी दौलत, अपना पूरा साम्राज्य इसे बनाने में झोंक दिया, उसी को अपने आखिरी दिनों में इस दुनिया का सुकून नसीब नहीं हुआ। प्रेम और अहंकार का स्मारक। जब हम इसके साइज की बात करते हैं तो सच मानिए दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। ये पूरा का पूरा परिसर 46 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। इमेजिन कर सकते हैं आप। ऊंचाई लगभग 20 मंजिला इमारत के बराबर। और मजे की बात देखिए, इसकी चौड़ाई और गहराई बिल्कुल 100% बराबर है। ये जो अचूक सिमेट्री है ना, ये सिर्फ किसी अमर प्रेम की निशानी भर नहीं है। असल में ये एक इंसान के बेलगाम अहंकार और उसकी बेतहाशा ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत भी है। अब यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। दूर से देखने पर क्या लगता है? यही ना कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के बड़े बड़े ठोस ब्लॉकों से तराशा गया होगा। बिल्कुल नहीं। असल में इसके अंदर का जो मुख्य ढांचा है वो ईंटों से बना हुआ एक बहुत ही विशाल और भारी कोर है। जी हाँ, ईंटें। उन ईंटों के कोर के ऊपर बड़ी ही बारीकी और सावधानी से सफ़ेद संगमरमर और लाल सैंडस्टोन को बस एक आवरण या कह ले एक कवर की तरह चिपकाया गया है। एक असंभव नींव की इंजीनियरिंग। देखिए, ईंट और पत्थर के इतने भारी भरकम ढांचे को खड़ा करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। शाही इंजीनियरों के सामने एक बहुत ही बड़ी, लगभग नामुमकिन भौगोलिक चुनौती खड़ी थी। यमुना नदी के किनारे की वो सरकती हुई रेतीली जमीन। इतने भारी स्मारक को ऐसी अस्थिर जगह पर बनाना मतलब जमीन खोदते थे और वो रेत से तुरंत वापस भर जाती थी। ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। ठोस जमीन तक कुएं खोदना, उन्हें भरना और एक स्थिर आधार बनाना। और यहीं पर मुगलों की इंजीनियरिंग का असली जादू दिखता है। इतनी भारी इमारत कहीं नदी में न धंस जाए, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही शानदार तरीका निकाला। उन्होंने रेत में तब तक गहरे कुएं खोदे जब तक नीचे एकदम ठोस जमीन नहीं मिल गई। फिर उन कुओं को पत्थरों, कंकड़ और मलबे से ठसाठस भर दिया। इस तकनीक ने उस खिसकती रेत के ऊपर एक ऐसा सॉलिड बेस तैयार कर दिया जिस पर आज भी सदियों बाद ये विशाल स्मारक शान से खड़ा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी इमारत को जोड़ने वाला जो गारा या मोर्टार था ना, वो कोई आज का आम सीमेंट नहीं था। जब इसकी लैबोरेटरी में जांच हुई तो आप हैरान रह जाएंगे। इस 300 साल पुराने गारे में आटा, शीरा, चूना, संगमरमर की धूल और फलों का रस तक मिलाया गया था। है ना अजीब? लेकिन सच यही है कि इसी अजीबोगरीब, एकदम ऑर्गेनिक और पारंपरिक रेसिपी ने इस विशाल ढांचे को पिछले 300 सालों से बिल्कुल मजबूती से जकड़ कर रखा हुआ है। आर्किटेक्चरल डीएनए। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इंजीनियरिंग का ये जो मास्टरपीस है ना, ये अचानक से कहीं हवा में नहीं बन गया था। इसके पीछे की कला और विज्ञान मुगलों को अपनी पिछली कई पीढ़ियों से विरासत में मिली थी। एक पूरा इवोल्यूशन था इसके पीछे। समय के साथ वास्तुकला के इस विकास को ट्रैक करना बड़ा ही दिलचस्प है। 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। उसके बाद शाहजहां के दादा यानी अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी और आगरा का लाल किला बनवाया। अकबर ने क्या किया? उन्होंने भारतीय कारीगरों की जो पारंपरिक पत्थर तराशने की कला थी, उसे मुगलों के आर्किटेक्चर के साथ बड़ी ही खूबसूरती से ब्लेंड कर दिया। और उसी विरासत, उसी ज्ञान का जो अल्टीमेट क्लाइमैक्स था, वो 1631 में दिखा जब शाहजहां ने ताज का काम शुरू करवाया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दादा और पोते यानी दो पीढ़ियों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी।
एक तरफ अकबर थे, जिनके विजन में लाल बलुआ पत्थर झलकता था और जो अलग अलग धार्मिक शैलियों को आपस में जोड़ने पर जोर देते थे। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां का विजन एकदम अलग था। शाहजहां को बेदाग सफेद संगमरमर, एक बिल्कुल नई तरह की तरतीब और एकदम परफेक्ट, मतलब लगभग एक ईश्वरीय समरूपता या सिमेट्री का पागलपन की हद तक जुनून था। इस इमारत की भव्यता को और निखारने के लिए शाहजहां ने सुदूर इटली से कारीगरों को बुलाया। इसे पिएत्रा डूरा तकनीक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोरल और लैपिस जैसे बेहद कीमती रंग बिरंगे पत्थरों को काटकर संगमरमर के अंदर फूलों के आकार में जड़ा जाता है। लेकिन असली कमाल की बात तो ये है कि हमारे जो स्थानीय कारीगर थे, उन्होंने इस विदेशी तकनीक को बहुत जल्दी सीख लिया। बिना किसी लेजर या आधुनिक मशीन के सिर्फ रेत, पानी और एक पतली सी डोरी का इस्तेमाल करके उन्होंने संगमरमर को इतनी सफाई से काटा कि आज भी देखने पर लगता है जैसे पत्थरों पर किसी ने ब्रश से पेंटिंग कर दी हो। एक छिपा हुआ व्यापारिक शहर। देखिए, ये इमारत कोई वीराने में खड़ा एक एकांत मकबरा नहीं थी। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही विशाल और पूरी तरह से एक्टिव इकोनॉमिक इकोसिस्टम का धड़कता हुआ दिल बन चुकी थी। अब आप खुद सोचिए, जब 20,000 लोग एक ही जगह पर काम करेंगे तो उनके रहने खाने के लिए एक पूरा शहर तो बसेगा ही ना। इसी जरूरत ने ताजगंज को जन्म दिया। ये मूल रूप से एक कारवां सराय था, मतलब सच में शहर के अंदर एक पूरा का पूरा शहर। यहाँ सिर्फ मजदूर ही नहीं रहते थे, बल्कि दुनिया भर के व्यापारी अपना सोना, मसाले और कीमती रेशम बेचने यहाँ आते थे। ये पूरा इलाका उस समय के ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय चहल पहल का एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था। द मूनलाइट गार्डन इल्यूजन। अब इस एक्सप्लेनर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके डिजाइन की आखिरी और सबसे रहस्यमयी परत। एक ऐसा इल्यूजन या भ्रम जो आज तक लोगों के होश उड़ा देता है। क्या वास्तव में कोई काला ताजमहल था? दशकों से बल्कि सदियों से ये एक बहुत ही मशहूर अफवाह रही है कि शाहजहां अपने खुद के लिए यमुना नदी के ठीक उस पार काले संगमरमर का एक बिल्कुल हूबहू दूसरा मकबरा बनवाना चाहते थे। कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें कैद कर लिया, इसीलिए वो काला ताज कभी बन नहीं पाया। लेकिन क्या इस कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई है? आधुनिक ऐतिहासिक जांच ने इस मिथक की हवा निकाल दी है। देखिए, शाहजहां ने नदी के पार निर्माण की योजना बिल्कुल बनाई थी, लेकिन वो कोई दूसरा मकबरा नहीं था। वो असल में मेहताब बाग था, यानी मूनलाइट गार्डन। इसे नदी के ठीक उस पार मुख्य इमारत की एकदम सटीक सीध में एक बहुत ही भव्य रिफ्लेक्शन पूल, यानी परछाई देखने वाले एक पूल के तौर पर डिजाइन किया गया था। द अल्टीमेट इल्यूशन। और यहीं पर बादशाह की असली दृश्य चालाकी, उनका विजुअल ट्रिक और इंजीनियरिंग का जादू छिपा है। सच्चाई ये है कि पत्थरों से कोई काला ताज कभी बनना ही नहीं था। असल में पूर्णिमा की रात में पानी के अंदर दिखने वाली सफेद ताज की वो जो गहरी, शानदार और काली परछाई थी ना, वही असली काला ताज थी। प्राकृतिक तत्वों, नदी के पानी और चांद की रोशनी का एकदम सटीक इस्तेमाल करके शाहजहां दुनिया के सामने अपनी पूर्ण और बेहिसाब शाही शक्ति का एक जादुई भ्रम पैदा कर रहे थे। एकदम जीनियस, है ना? क्या मिश्रित सभ्यताओं और शाही इच्छा शक्ति के ऐसे मास्टरपीस को कभी दोहराया जा सकता है? इस हैरतअंगेज इंजीनियरिंग, इतने बड़े पैमाने और इस गहरी सोच को देखकर मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या भविष्य में कभी कोई भी ऐसा मास्टरपीस दोबारा बना पाएगा? एक ऐसी इमारत जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं है, बल्कि अलग अलग सभ्यताओं के एक बेहतरीन संगम और अथाह शाही खजाने का नतीजा है। शाहजहां की यह अंतिम विरासत आज भी हमें अपनी खूबसूरती और अपने इतिहास से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।